ओम प्रणाम, नमस्कार साथियों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं थायराइड के बारे में, लेकिन आज विषय थोड़ा हटके है। पिछली वीडियोस में हमने बताया था कि थायराइड के लिए यौगिक उपचार क्या हो सकते हैं। आज हम जानेंगे कि थायराइड होता क्या है, हाइपोथायराइडिज्म क्या है, हाइपरथायराइडिज्म क्या है, थायराइड ग्लैंड क्या है, ये कैसे कार्य करती है, इसके लिए क्या घरेलू उपचार हो सकते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, यानी परहेज के बारे में। तो देखते रहिए, बने रहिए वीडियो के साथ में, मेरे साथ में, योग ऊर्जा के साथ। योग ऊर्जा। साथियों, एक्चुअली थायराइड कोई बीमारी नहीं अपितु एक ग्लैंड है जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत कार्य करती है, जो हमारे लिरिंक्स यानी कि ये स्वर तंत्र है, इसके पीछे उपस्थित रहती है। यह एक डक्टलेस ग्लैंड होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, इसे अवटु ग्रंथि भी कहा जाता है। थायराइड ग्लैंड का हमारे शरीर को चलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हमारा मेटाबॉलिज्म इसी पर निर्भर करता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट, सेलुलर मेटाबॉलिक रेट, इसको भी नियंत्रित करता है। यानी हमारे संपूर्ण शरीर के मेटाबॉलिज्म को थायराइड ग्लैंड प्रभावित करती है। साथ साथ ये हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करती है। आप सोचिए, जरा सा टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो शरीर की क्या हालत हो जाती है, बुखार आ जाता है। और ये टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए, यानी 104 को क्रॉस कर जाए तो मौत भी हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि तापमान का नियंत्रण हमारे शरीर में कितना आवश्यक है। और जो हम खाना खाते हैं, जो भी हम भोज्य पदार्थ लेते हैं, उस खाने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा को प्राप्त कराने में थायराइड ग्लैंड का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शरीर में ऑक्सीजन का लेवल को बनाए रखना, मानसिक विकास के साथ साथ हमारे नर्वस सिस्टम को भी ये नियंत्रित करता है। फिजिकल डेवलपमेंट को नियंत्रित करता है। आपने देखा होगा कुछ लोग बौने रह जाते हैं, कुछ लोग अनावश्यक रूप से फैटी हो जाते हैं, कुछ लोग अनावश्यक रूप से पतलेपन के शिकार हो जाते हैं। तो उसमें थायराइड ग्लैंड का सही से काम ना करना एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। थायराइड ग्लैंड हमारे फिजिकल डेवलपमेंट को तो प्रभावित करती ही है, साथ साथ हमारे हृदय की गति को नियंत्रित करती है, हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन रखती है, हमारे शरीर में जो कैल्शियम की मात्रा है उसको भी नियंत्रण में रखने का काम ये थायराइड ग्लैंड करती है। आइए जान लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड ये कार्य कैसे संभव कर पाती है। कौन से योद्धा ऐसे हैं जिनके सहारे ये हमारे शरीर को नियंत्रित कर पाती है। तो इसके ये योद्धा हैं T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। T3 यानी कि ट्राईआइडोथायरोनिन एक हार्मोन होता है, T4 थायरोक्सिन हार्मोन और कैल्सिटोनिन। इन सब के कार्य लगभग एक समान से ही हैं पूरे शरीर को नियंत्रित करने के लिए। T3, T4 हार्मोन्स आयोडीन व टायरोसिन अमीनो एसिड के बिहाफ पर कार्य करते हैं। आयोडीन तो हमें बाहरी भोजन से मिल जाता है, लेकिन ये जो टायरोसिन है ये हमारे शरीर में ही सिंथेसिस होता है, ये हमारे शरीर में बनता है। इसे डायरेक्ट हम भोज्य पदार्थ से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों हार्मोन्स के कार्य तो समान ही हैं। हमारे मेटाबॉलिज्म, हमारे नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को, ग्रोथ को, टेम्परेचर को, यूरिन के प्रोडक्शन को और हमारे शरीर में ऊर्जा के लेवल को मेंटेन करने के लिए इनका कार्य होता है। और जो ये कैल्सिटोनिन है, कैल्सिटोनिन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। कैल्शियम की कमी या कैल्शियम की अधिकता शरीर पर बहुत बुरा दुष्प्रभाव डालती है, ये हम सभी जानते हैं। तो कैल्शियम भी हमारे शरीर में नियंत्रित रहना चाहिए, नहीं तो अनावश्यक रूप से कैल्शियम यदि बढ़ जाता है तो जोड़ों में फंस जाता है। जोड़ों में आपने देखा होगा किसी किसी के जॉइंट बॉन्ड जैसे हो जाते हैं, उनमें मूवमेंट्स बंद सी हो जाती है। इसी प्रकार से जब कैल्शियम की कमी पड़ जाती है तो हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। ये अलग से एक विषय हो जाता है, हड्डियों का कमजोर होना। तो ये थायराइड हार्मोन्स हर अवस्था में संतुलित रहने ही चाहिए, तभी हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य कर पाएगा।
और ये थायराइड हार्मोन्स हमारे मस्तिष्क में उपस्थित पीट्यूटरी ग्लैंड द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। पीट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। शरीर की आवश्यकता के अनुसार एक नेगेटिव फीडबैक लूप थायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस तथा पीट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो ब्लड में थायराइड हार्मोन को बैलेंस रखने के लिए एक नेगेटिव फीडबैक थायराइड ग्लैंड से हाइपोथैलेमस ग्लैंड को प्राप्त होता है। तब हाइपोथैलेमस एक हार्मोन TRH अर्थात थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करती है, जो पीट्यूटरी ग्लैंड को उकसाता है कि वह TSH अर्थात थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करे, जिससे थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन्स का सिक्रेशन कर पाए। और इस तरह से थायराइड हार्मोन सिंथेसिस प्रक्रिया इस नेगेटिव फीडबैक लूप के माध्यम से पूरी होती है। और जब किसी भी वजह से थायराइड ग्लैंड में विकृति आ जाती है तो इसके हार्मोन्स T3, T4, कैल्सिटोनिन का जो सिक्रेशन है उनमें भी अनावश्यक रूप से परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण शरीर में थायराइड जनित रोगों का प्रकोप हो जाता है। और इन्हीं हार्मोन्स के अनावश्यक रूप से परिवर्तन के कारण शरीर में गॉइटर, ग्रेव्स आदि रोग हो जाते हैं। अब गॉइटर मतलब थायराइड ग्लैंड का सूज जाना, जो कि मुख्यतः आयोडीन की कमी के कारण होता है। ग्रेव्स, हैशिमोटो ये बिगड़ा हुआ थायराइड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में परिवर्तित हो जाता है, जो कि बहुत घातक हो जाता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो कि मॉडर्न मेडिकल साइंस की समझ से बाहर है। मॉडर्न मेडिकल साइंस ने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पर हथियार डाल दिए हैं। थायराइड ग्लैंड शरीर को चलाने के लिए जो आवश्यक हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, इन्हीं हार्मोन्स को संयुक्त रूप से थायराइड हार्मोन्स कहा जाता है। इन्हीं थायराइड हार्मोन्स के असंतुलन से थायराइडिज्म की स्थिति उत्पन्न होती है। थायराइडिज्म मुख्यतः दो प्रकार का होता है, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हाइपोथायराइडिज्म है क्या। इसमें थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम होने लगता है, जिससे शरीर में सुस्ती रहने लगती है। शरीर में अचानक ही वजन का बढ़ना, त्वचा का रूखी पड़ जाना, बालों का झड़ना, हार्ट बीट भी लो हो जाती है। इसमें कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, चेहरे पर सूजन सी आ जाती है। एक और रोग होता है क्रिटिनिज्म, बोनापन, जड़ वामनता, जिसमें बुद्धि का विकास नहीं होता, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता, शरीर फूला फूला सा हो जाता है, आंखें निकली निकली सी हो जाती हैं शरीर पर, अस्थियों मांसपेशियों का अनियमित विकास होने लगता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ठंड ज्यादा लगने लगती है। यदि किसी महिला को शादी से पहले थायराइड की समस्या हो जाती है तो कंसीव करने में बहुत दिक्कतें होती हैं। किसी एलोपैथिक इलाज से यदि कंसीव कर भी लिया जाता है तो होने वाले बच्चे में मानसिक विकलांगता हो सकती है, उसे बोनापन रह सकता है या उसे भी थायराइड की समस्या हो सकती है। तो इसलिए अच्छा है कि शादी से पहले ही थायराइड को चेक करा लिया जाए और उसका इलाज सही तरीके से कर लिया जाए। दूसरी अवस्था आती है हाइपरथायराइडिज्म की। हाइपर जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हाइपर यानी ज्यादा, यानी अति सक्रियता। जब थायराइड हार्मोन्स की सिक्रेशन आवश्यकता से अधिक होने लगे तब हाइपरथायराइडिज्म की स्थिति उत्पन्न होती है। अब इसमें जो हाइपो में होता था ठीक उसका उल्टा होने लगता है। जैसे भूख तो ठीक लग रही है लेकिन वजन कम हो रहा है, फिर भी त्वचा मुलायम पड़ जाती है, नमी युक्त हो जाती है, पसीना आने लगता है, त्वचा थिन पतली हो जाती है। उसमें ठंड अनुभव होती थी, इसमें गर्मी अनुभव होने लगती है। उसमें हार्ट बीट लो पड़ जाती है, इसमें हार्ट बीट हाई हो जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है और एक्सोथैलेमिक गॉइटर हो जाता है, जिसमें आंखें बाहर को निकल आती हैं। देखा होगा आपने किसी किसी की आंखें बाहर उभरी हुई सी होती हैं, उंगलियों में कंपन होने लगती है हाइपरथायराइडिज्म के कारण। TSH का स्तर 0.45 से लेकर के 5.00 मिलीलीटर इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होना चाहिए। हमारे शरीर की खुद की एक रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है, अपनी इम्यूनिटी रहती है। वैसे तो रोग आना ही नहीं चाहिए, यदि कोई रोग आ भी जाता है उसका इलाज करने के लिए परहेज की बहुत आवश्यकता होती है। यदि परहेज कर लिया जाता है
तो यूं समझिए कि आधे से ज्यादा काम तो परहेज ही कर देता है। हमारे शरीर में वह क्षमता होती है कि वह खुद को हील कर पाए। तो आइए जान लेते हैं थायराइड के परहेज के बारे में। हाइपोथायराइडिज्म में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। एक थायराइड पेशेंट को सोया पदार्थों से बचना चाहिए। सोयाबीन्स, सोया मिल्क, सोया बड़ियाँ और सोया पनीर इत्यादि। साथ साथ मिठाइयों के सेवन से भी बचना चाहिए। गोइटरजेनिक फूड भी नहीं खाने चाहिए, जैसे ब्रोकली है, पालक है, फूल गोभी है, सरसों है, सलजम है, सिलेनियम इत्यादि। इनका उपयोग हमें अल्प मात्रा में करना चाहिए। साथ साथ ग्लूटेन वाली वस्तुएं जैसे गेहूं कम मात्रा में लेना चाहिए, राई, जौ, बेसन का आटा, सूजी, वर्तनी, और देखो मीट भी नहीं खाना चाहिए। और ये ब्रेड तथा आइसक्रीम से भी दूर रहना चाहिए। आटा, मैदा, सूजी में ये जो लोच है ना, यही ग्लूटेन है, विच इंटरप्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो इससे भी हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। और साथ साथ जंक फूड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये तो खैर कॉमन है कि जंक फूड सभी बीमारियों को बढ़ाते हैं। तो जंक फूड थायराइड वाले के लिए तो बहुत हानिकारक है। और साथ साथ रिफाइंड ऑयल, रेफ्रिजरेटेड वाटर और बासी खाने से भी बचना चाहिए। यद्यपि ग्रीन टी सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मगर इसमें कैटेकिन नामक एंटी थायराइड एजेंट भी होता है। थायराइड पेशेंट्स के लिए इसका सेवन बहुत अच्छा नहीं होता है, इसलिए इसका उपयोग सोच समझ के ही करना चाहिए। चाय अथवा कॉफी भी थायराइड पेशेंट के लिए अच्छी नहीं होती है क्योंकि इसमें कैफीन होता है। कैफीन हमारे शरीर में बहुत बड़ा नेगेटिव रोल अदा करता है। भोजन से जो हमें न्यूट्रिशन प्राप्त होने होते हैं, यह कैफीन हमारी आंतों में जाकर उन न्यूट्रिशंस के एब्जॉर्प्शन में बाधा उत्पन्न करता है। और ये कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल जहर का काम करती है। ये तो थी हाइपोथायराइडिज्म में परहेज की बात। और आइए अब जान लेते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म में क्या क्या लिया जा सकता है। भारत में आटा एक सबसे आवश्यक खाद्य पदार्थों में से एक है। वैसे तो गेहूं ग्लूटेन युक्त होता है, फिर भी यदि हम मल्टीग्रेन फ्लोर का इस्तेमाल करें तो यह दोनों प्रकार के थायराइड पेशेंट के लिए हितकर होता है। तो इस मल्टीग्रेन आटे को बनाने के लिए यदि 1 किलो गेहूं है तो 100 ग्राम ज्वार, 100 ग्राम बाजरा, 100 ग्राम मक्का और इसमें 100 ग्राम ही फ्लैक्सीड डालना ना भूलें। यह आटा अत्यंत ही पौष्टिक होता है, तो इसी आटे का थायराइड रोगी को इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि खाली गेहूं के आटे का। A less quantity of iodine is required to work our thyroid gland properly। और यह आयोडीन की अल्प मात्रा हमें आयोडाइज्ड नमक के अलावा मिल्क प्रोडक्ट से आसानी से प्राप्त हो सकती है, जैसे दूध, दही, पनीर या फिर कस्टर्ड या फिर सीवीड्स या हरी मटर से भी यह अल्प मात्रा प्राप्त की जा सकती है। हाइपोथायराइडिज्म में और क्या लिया जा सकता है, तो फलों में मुख्य तौर से जैसे एप्पल, चेरी, कीवी, आड़ू, केला, काले अंगूर, अनार, अमरूद, खीरा, ककड़ी अथवा खजूर इत्यादि। और ड्राई फ्रूट्स में आलमंड, ब्राज़ील नट्स, काजू, पंपकिन सीड्स, कोकोनट और अखरोट इत्यादि। और दालों में मुख्य रूप से मूंग, मसूर, अरहर इत्यादि लेनी चाहिए। तथा तेलों में नारियल तेल, ऑलिव ऑयल या फिर सनफ्लावर ऑयल को प्रीफर किया जाता है। यूँ तो सभी प्रकार के मसाले लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप काली मिर्च, जिंजर, दालचीनी, पार्सले, गार्लिक, हल्दी, तेज पत्ता उपयोग करते हैं तो अधिक लाभ होता है। और अब बात करते हैं वेजिटेबल्स की। तो सब्जियों में कुछ गोइटरजेन सब्जियों को छोड़ करके जो हम पहले ही बता चुके हैं, आप टमाटर, अल्फाल्फा, आलू, बैंगन, सेलेरी, गाजर, धनिया, लौकी, कद्दू, मशरूम इत्यादि का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगली वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए योग करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। यदि आपने अपना योग ऊर्जा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।